सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपकी एग्ज़ाम की तैयारी करवाने वाली हूँ, जो कि एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है CUET PG का, जो कि है SCQP14। ये है इसका पेपर कोड एंड पेपर का नाम है जियोलॉजी अर्थ साइंसेस। सो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। ऑल्सो कई बच्चे बोलेंगे कि यार हम तो हिंदी मीडियम के हैं, तो वो भी बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि मैं आपको हिंदी मीडियम के वाले बच्चों को भी समझाने ही वाली हूँ। एंड अगर आपको कोई आंसर ऐसे जो कि आपको लगता है कि नहीं हमें हिंदी में समझ नहीं आया, तो आपके पेपर में कोई ऐसा वो नहीं है हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपको इंग्लिश में ही पेपर अटेम्प्ट करना है। वहाँ पे चॉइस होती है कि आप लैंग्वेज को जो है इंग्लिश या हिंदी कभी भी चेंज कर सकते हो। मतलब पेपर के बीच में भी अगर आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा या आपको लगा कि नहीं हिंदी में समझ नहीं आ रहा, तो आप इंग्लिश में भी कन्वर्ट उसकी लैंग्वेज को कर सकते हो। एंड वो ऊपर ऑप्शन होता है आपका, जब पेपर दोगे तब आपको पता चल जाएगा। सो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट MCQs देखने वाले हैं, जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉफ्टेस्ट मिनरल ऑफ ऑन द MOHS मॉस स्केल। सो इस स्केल पे जो है सबसे सॉफ्टेस्ट मिनरल कौन सा है। चार ऑप्शन है आपके पास, टेल्क, क्वार्ट्ज, डायमंड एंड फेल्ड्सपार। एक चीज़ याद रखना, हार्डेस्ट मिनरल जो है उनमें से हमारा आता है एक डायमंड, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता इसमें, तो इसका करेक्ट आंसर है ए पार्ट, दैट इज टेल्क। सो दिस इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं, विच टाइप ऑफ रॉक इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मैग्मा। तो कौन सा रॉक को जो है बनाया जाता है जब सॉलिडिफिकेशन होता है मोल्टन मैग्मा का। मोल्टन मतलब जैसे मैग्मा वगैरह होते हैं ना, तो उसका कैसे जब सॉलिडिफिकेशन होता है तो उसका कौन सा रॉक बनता है, विच टाइप ऑफ रॉक इज़ फॉर्म्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है डैट इज़ सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, इग्नियस या फॉसिल फेरस। सो द करेक्ट आंसर इज इग्नियस, सी पार्ट। Coming to the next question now, that is the theory of plate tectonics is primarily based on the study of। तो किसकी स्टडी होती है हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स की, जो हमारी मूवमेंट्स होती है जब हम पढ़ते हैं उसके बारे में, तो किसकी स्टडी कहलाती है वो। सो दैट इज़ अर्थक्वेक्स। तो याद रखना कि हम जब भी अर्थक्वेक्स की स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं, दैट इज़ व्हाट टाइप ऑफ रॉक फॉर्म्स फ्रॉम द कॉम्पैक्शन एंड सीमेंटेशन ऑफ सेडिमेंट। तो मतलब जो इन सब ये हमारे को बताया गया कि किस टाइप की रॉक जो है वो फॉर्म होती है, मेरे को ये बताना है। इसमें चार ऑप्शन है हमारे पास एंड द करेक्ट आंसर हेयर इज सेडिमेंट्री। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, द अर्थ्स इनर कोर इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ। तो जो अर्थ का इनर कोर होता है वो किससे प्राइमरली कंपोज होता है और किससे प्राइमरली मतलब जिसे कहते हैं ना फिल्ड होता है, तो डैट इज आयरन एंड निकल। सो द करेक्ट आंसर इज आयरन एंड निकल। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग इन्वॉल्व्स। सो जो प्रोसेस होता है वेदरिंग का, उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है। सो ऑप्शंस वी हैव इज हियर, इरोजन ऑफ रॉक्स बाय विंड एंड वाटर, डिसॉल्यूशन ऑफ मिनरल्स बाय एसिडिक ग्राउंड वाटर, फॉर्मेशन ऑफ न्यू मिनरल्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वंस। सो इसका जो करेक्ट आंसर है डैट इज बी पार्ट, ऑल ऑफ दीज। सो ये प्रोसेस जो है वेदरिंग का उसमें सब कुछ ही इंक्लूड होता है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, द प्रोसेस ऑफ फॉसिलाइजेशन टिपिकली इन्वॉल्व्स। तो जो प्रोसेस होता है फॉसिलाइजेशन का उसमें टिपिकली क्या इन्वॉल्व होता है। सो इसका मैं आपको डायरेक्टली ही करेक्ट आंसर बता देती हूँ, डैट इज ए पार्ट, रिप्लेसमेंट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल विद मिनरल्स। सो दिस इज द करेक्ट पार्ट ऑफ द आंसर, ये करेक्ट आंसर है ये। बाकी आपके ऑप्शन यहाँ पर प्रिजर्वेशन ऑफ इंटायर ऑर्गेनिजम्स, ये तो नहीं होता प्रोसेस। फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल्स इन अ मैटर ऑफ वीक्स, तो ये भी नहीं होता। एंड एन अबव तो नहीं आंसर, तो करेक्ट आंसर इज ए पार्ट, रिप्लेसमेंट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल विद मिनरल्स। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, द रिचर्ड स्केल इज यूज टू मेजर द। ये याद रखना, पेपर में बहुत बार पूछा गया, ये जो रिचर्ड स्केल है वो किस चीज़ को मेज़र करने के काम आता है। सो जब भी हम इंटेंसिटी जानना चाहते हैं अर्थक्वेक की, तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा काम आता है। सो आंसर इज सी पार्ट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, द टर्म इग्नियस इज ड्राइव फ्रॉम लेटिन वर्ड मीनिंग। मतलब कि इसका हमारे को ये बता दिया कि इग्नियस जो है वो लेटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है। ये याद रखना ये चीज़ कि लेटिन पेपर में आ सकते हैं कि इग्नियस जो किस लैंग्वेज से ड्राइव हो, तो दैट इज़ लेटिन। एंड इसका मीनिंग क्या होता है, तो इग्नियस का मीनिंग क्या होता है, फायर। बी पार्ट आंसर है इसका, जो कि है फायर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, वट इज़ द प्राइमरी गैस कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स एटमोसफेयर। तो अर्थ के एटमोसफेयर का प्राइमरी गैस कंपोनेंट कौन सा है, जो कि सबसे ज़्यादा मात्रा में मौजूद है, तो वो कौन सा है। ऑप्शंस आपके इस चारों हैं, पढ़ लो, और ये तो डायरेक्ट आंसर है, डैट इज़ नाइट्रोजन। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ सेडिमेंट्री रॉक इनटू अ मेटामॉर्फिक रॉक इज कॉल्ड। तो जो प्रोसेस होता है जिसमें हम कन्वर्ट करते हैं एक सेडिमेंट्री रॉक को मेटामॉर्फिक रॉक में, उसे हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। सो बहुत ईजी आंसर इसका भी, दीज आर द ऑप्शंस एंड द करेक्ट आंसर यू हैव इज डी पार्ट, मेटामॉर्फिज्म। सो द करेक्ट आंसर इज डी पार्ट, मेटामॉर्फिज्म। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम, द हिमालयाज वर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ। मतलब जो हिमालयाज है वो किस
चीज़ के फॉर्मेशन के रिजल्ट से बने हैं, मतलब कि जो किस चीज़ से जो हिमालयस बने हैं। सो दैट इज़ कॉन्वर्जेंट बाउंड्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ कॉन्वर्जेंट बाउंड्री। आपको पता होगा कहते हैं ना कि जब ज़मीन जो है वो ऊपर ऊपर उठने लगी थी एंड उस हिसाब से जो है कन्वर्जेंट हुई है ये, एंड उससे जो हमारे हिमालयस बने हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, द लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर क्लोजेस्ट टू द सरफेस इज कॉल्ड द। अभी आपको बताना है कि अर्थ की कौन सी लेयर जो है वो सबसे ज़्यादा अर्थ के मतलब क्लोजेस्ट है। सो दैट इज़ ट्रोपोस्फेयर। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ट्रोपोस्फेयर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सेडिमेंट्री रॉक। तो इनमें से कौन सा एक एग्जाम्पल है सेडिमेंट्री रॉक का, हमारे को इसमें ये बताना है। एंड वी हैव 4 ऑप्शंस हियर, दैट इज ग्रेनाइट, मार्बल, सैंडस्टोन एंड स्लेट। इसमें हमारे पास ये 4 ऑप्शंस है एंड द करेक्ट आंसर हियर वी हैव इज सी पार्ट सैंडस्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज द प्रोसेस ऑफ विच वाटर वेपर चेंजेस इनटू लिक्विड वाटर इज कॉल्ड। मतलब कि कौन, मतलब इस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिसमें जो वाटर वेपर है वो लिक्विड में चेंज होते हैं। सो दैट इज़ बहुत ईजी आंसर ये तो, और ये आपको बिना ऑप्शंस के भी पता होना चाहिए था वैसे तो। दैट इज़ प्रेसिपिटेशन, सी पार्ट प्रेसिपिटेशन। नेक्स्ट वी हैव इज दिस क्वेश्चन, वाह बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बार पेपर में पूछा गया है ये, मतलब जितना मुझे याद है ये आई थिंक ग्रेजुएशन के टाइम पे मेरे पेपर में भी पूछा गया था इस टाइप का क्वेश्चन। दैट इज़ कि जो थ्योरी होती है ऑफ एवोल्यूशन वॉज प्रपोज बाय, तो ये एवोल्यूशन की जो थ्योरी है वो किसने प्रपोज की थी। दैट इज़ ए पार्ट चार्ल्स डार्विन, ए पार्ट चार्ल्स डार्विन। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ फॉसिल फ्यूल। बहुत ईजी क्वेश्चन है, मतलब आंसर इसका होना चाहिए ऐसे तो, और आपको पता भी होना चाहिए कि इनमें से कौन सा जो फॉसिल फ्यूल नहीं है। फॉसिल फ्यूल वो होते हैं जो कि एक बार अगर आपने यूज़ कर लिए तो उनको बनने में दोबारा बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है। कोल तो सही है कि कोल एक फॉसिल फ्यूल है क्योंकि उसमें बनने में दोबारा से टाइम लगेगा। नेचुरल गैस इज समथिंग जिसको बनने में टाइम लगेगा क्योंकि वो एक नेचुरल प्रोडक्ट है एंड वो एनवायरनमेंट से बना है, एनवायरनमेंट ने उसको टाइम दिया, उसमें टाइम लगा, उसमें समय लगा इतना ज़्यादा, तभी वो नेचुरल गैस बन पाई है। सोलर एनर्जी, सूरज तो हमारे पास डेली है और आजकल तो गर्मी इतनी पड़ रही है तो बस सोलर एनर्जी तो हमारे पास भरपूर है। सो दिस इज़ नॉट अ फॉसिल फ्यूल, और इससे हमारे को करेक्ट आंसर पता चल गया, पेट्रोलियम में हमारा फॉसिल फ्यूल में आता है। तो ये भी याद रखना कि पेपर में पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन से जो फॉसिल फ्यूल्स है, और आपके ऐसे कुछ मतलब जैसे ए में दे दिया कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम, बी में दे दिया नेचुरल गैस, सोलर एनर्जी एंड पेट्रोलियम। तो ऐसे हो सकता है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो 1 होगा जिसमें होगा कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। और अब आपको कमेंट से मुझे एक और फॉसिल फ्यूल का नाम बताना है अदर देन कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। उसके अलावा एक और फॉसिल फ्यूल का आपको नाम बताना है। बहुत सारे फॉसिल फ्यूल्स होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में अगर आप नॉर्मली देखोगे तो भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फिज्म इज प्राइमरली ड्रिवन बाय। तो जो प्रोसेस है मेटामॉर्फिज्म का वो प्राइमरली किससे ड्राइव होता है। सो द करेक्ट आंसर है इज, बहुत ईजी है इसका आंसर, दैट इज ए पार्ट हीट एंड प्रेशर। सो हीट और प्रेशर से जो प्रोसेस मेटामॉर्फिज्म का डेवलप होता है या फिर ड्रिवन होता है मेनली। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, द ग्रैंड कैनियन इन द यूनाइटेड स्टेट्स वॉज प्राइमरली फॉर्म्ड बाय द इरोजन ऑफ। तो ग्रैंड कैनियन जो वो किस मतलब यूएस में जो फॉर्म हुआ है वो प्राइमरली किस फॉर्म ऑफ इरोजन से हुआ। सो दैट इज, so the options you have here is wind, water, ice and gravity. So the correct answer is water. Next question we have is, ये important question है याद रखना, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जनरेट होता है बाय, तो मतलब वो किससे जनरेट होता है। सो यू हैव द 4 ऑप्शंस हियर, कन्वेक्शन currents in the mantle, then you have is the rotation of the inner core, then you have is the plate tectonic movements, and then you have the sun's gravitational pull. So the correct answer we have is the rotation of the inner core. बी हमारा ऑप्शन है इसमें करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज कॉमनली यूज इन मेकिंग ग्लास। तो इनमें से कौन सा मिनरल जो है वो ग्लास बनाने के लिए यूज़ होता है। एंड ये आपके पास 4 ऑप्शन है, ये आंसर मोस्टली बच्चों को नहीं पता होता तो याद रखना, इसका करेक्ट आंसर वी हैव इज क्वार्ट्स, ए पार्ट क्वार्ट्स। नेक्स्ट वी हैव इज द प्रोसेस ऑफ इरोजन इन्वॉल्व्स द। तो जो इरोजन का प्रोसेस होता है उसमें क्या इन्वॉल्व होता है। So here we have the options, A part breaking down and transportation of rocks and sediments, B part uplift and folding of rock layers, C part formation of new rocks from existing minerals, and D part solidification of molten magma. So here we have is the correct answer, that is A part breaking down and transportation of rocks and sediments. Next पे हम आ जाते हैं। सो नेक्स्ट वी हैव इज द स्टडी ऑफ फॉसिल इज कॉल्ड। ये तो सबको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो समझ लो आपकी पेपर की तैयारी अच्छी नहीं है अभी इस समय। तो स्टडी जो है फॉसिल्स की उसे हम क्या कहते हैं, तो स्टडी जो है फॉसिल्स की हम उसे हम कहते हैं पेलियोंटोलॉजी।
पैलियोंटोलॉजी, मतलब मैं इसको ऐसे पढ़ती हूँ, आई थिंक इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ये नहीं है, मतलब करेक्ट आंसर यू हैव इज ए पार्ट, दैट इज पैलियोंटोलॉजी, समथिंग ऐसे भी आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट यू हैव इज विच टाइप ऑफ रॉक इज मोस्ट लाइकली टू कंटेन फॉसिल्स, तो किस टाइप का रॉक जो है उसमें मोस्टली फॉसिल्स पाए जा सकते हैं, दैट इज सेडिमेंट्री। बहुत ईजी आंसर है ये, सेडिमेंट्री। नेक्स्ट में हम आ जाते हैं, जो ओजोन लेयर है वो लोकेटेड है इन विच लेयर ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर, तुम्हारे को बताना है कि ओजोन लेयर जो है वो अर्थ की किस एटमॉस्फेरिक लेयर पे जो है वो है। सो दैट इज 4, एक तो आपको पता नहीं होना चाहिए कितनी आपकी लेयर्स हैं, ये भी पता होना चाहिए। कमेंट से मुझे बताना आपकी टोटल कितनी लेयर्स है, मुझे नाम नहीं जानना, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, हेट्रोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, तो इन सबके नाम नहीं जानने मुझे सिर्फ ये जानना है कि टोटल कितनी लेयर्स हैं इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, तो आप मुझे कमेंट में बताओगे। जितने क्वेश्चन मैं आपसे वीडियो में पूछ रही हूँ आपको सारे आंसर मुझे कमेंट्स में देने हैं, ताकि मुझे भी पता चल सके कि कौन सा बच्चा जो है वो मतलब चैनल पर अच्छे से तैयारी कर भी रहे हैं बच्चे या नहीं, या सिर्फ मैं गलत ही वीडियोज़ प्रोवाइड कर रही हूँ। सो हेयर वी हैव इज़ द करेक्ट आंसर एंड दैट इज़, पता होना चाहिए आपको ये ओजोन लेयर किस में होता है, स्ट्रेटोस्फेयर। सो द करेक्ट आंसर वी हैव इज स्ट्रेटोस्फेयर। नेक्स्ट वी हैव इज द प्रोसेस ऑफ रेडियो एक्टिव डिके इज यूज टू डिटरमाइन द, सो जो प्रोसेस होता है रेडियो एक्टिव डिके का, उसको हम किस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे 4, एज ऑफ रॉक्स एंड फॉसिल्स, कॉम्पोजिशन ऑफ मिनरल्स, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक्स एंड डेंसिटी ऑफ ग्राउंड वाटर। सो हियर इज द करेक्ट आंसर, दैट इज आंसर ए, एज ऑफ रॉक्स एंड फॉसिल्स। तो इसको हम रेडियो एक्टिव डिको को जो हम उसी में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम, द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वॉज प्रपोज बाय, तो ये थ्योरी है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की, वो किसने प्रपोज की थी ये हमारे को बताना है इसमें। सो वी हैव द ऑप्शन हियर एंड ये आपको पता होना चाहिए, पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका पेपर के लिए। सो ऑप्शन है हमारे पास एल्फ्रेड, बी है हमारे पास इसैक, सी है हमारे पास चार्ल्स डार्विन एंड डी है हमारे पास निकोलस। सो द करेक्ट आंसर वी हैव इज एल्फ्रेड, याद रखना इनका एल्फ्रेड नाम है, एल्फ्रेड वेगनर ऐसे इनको बोल सकते हैं। बहुत ईजी है नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इसका मुझे ऑप्शन दिखाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, इससे पहले आपका आंसर दिमाग में आ जाना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो आपको इसमें ऑप्शन दिखाऊंगी तभी आपको पता चल पाएगा इसे, तो पर आपको बताना है कि इसमें से कौन सी जो है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, और मुझे आप कमेंट्स में ना डेफिनेशन जरूर बताना कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है। नॉर्मल आपको बताना है वैसे मैं आपको हिंदी में बता देती हूँ, पर आपको इंग्लिश में वर्ड्स में मुझे बताना है कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में क्या डिफरेंस होता है। हिंदी में अगर मैं आपको बताऊँ तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी वो होते हैं जो कि आपको जल्दी मिल सकते हैं एंड जो कि ख़त्म नहीं होते टाइप ऑफ, बट नॉन रिन्यूएबल वो होते हैं जो कि ख़त्म हो जाते हैं। कोयले को अगर आपने एक सर्दियों में जलाया तो वो कोयला आपका अगली सर्दी में दोबारा बनकर नहीं आ जाएगा, उसको सालों लगते हैं। आप तो खरीद सकते हो बट वैसे बनने में सालों लगते हैं उसे। सो हेयर वी हैव इज द ऑप्शंस कोल, नेचुरल गैस, विंड एंड पेट्रोलियम। सो करेक्ट आंसर वी हैव इज विंड। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम, द प्रोसेस ऑफ सबडक्शन अकर्स एट, तो जो प्रोसेस होता है सबडक्शन का वो कब होता है, एंड ये आपको पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज, कॉन्वर्जेंट बाउंड्रीज एंड द हॉटस्पॉट्स। सो द करेक्ट आंसर हियर वी हैव इज सी पार्ट, कॉन्वर्जेंट बाउंड्रीज। आ जाते हैं अपनी वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे, दिस इज द फाइनल क्वेश्चन वी हैव नाउ, दैट इज द अर्थ्स लिथोस्फीयर इज कंपोज्ड ऑफ। इसका आंसर मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ बिकॉज ये लास्ट क्वेश्चन है, एंड लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपको खुद कमेंट्स में बताना है मुझे कि जो अर्थ का जो लिथोस्फीयर है वो किससे कंपोज होता है। एंड किसी ऐसा बच्चा है जिसको पता नहीं है इसका आंसर तो मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं आपको आंसर इसका बता दूंगी, बट आई वांट कि आप पहले जो है इसका दिमाग में आंसर रखो एंड मुझे कमेंट्स में बताओ। जिसका भी आंसर सही होगा उसको मैं हार्ट देने वाली हूँ, और याद रखना जिसका आंसर गलत होगा उसको मैं रिप्लाई नहीं करूँगी, डैट इज़ फॉर श्योर। मुझे चाहिए कि बच्चे का करेक्ट आंसर हो, तो अब ये मत करना कि हाँ एक ही बच्चे ने 4 आंसर लिख दिए, ए वाटर, बी यही करेक्ट आंसर है, तो अलग अलग कमेंट करके कर दिया, तो वो मत करना यार। पहले या तो अगर तुम्हारे को नहीं पता गूगल से देखो, पर देखो क्योंकि अगर पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना और जो तुमने गूगल पे सर्च किए कि नहीं आपको पहले नहीं आते थे, आपने गूगल पे सर्च करके आंसर देखा, वो आंसर सब कभी भी नहीं बोलते पेपर में, ये चीज़ याद रखना। कि तुम्हारे को इसमें बताना है, ये जो लास्ट क्वेश्चन हमारा इसमें हमारे को बताना है कि जो अर्थ का लिथोस्फीयर है वो किससे कंपोज होता है। सो दैट इज़ वाटर, एयर, सॉइल एंड रॉक। करेक्ट आंसर मुझे कमेंट्स में बता देना। बाकी वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऑल्सो नेक्स्ट आपका जो भी पेपर है, अगर आपको कोई पेपर भी बचा हुआ है मुझे कमेंट्स में बता देना ताकि मैं उसकी भी तैयारी करवाना आपकी शुरू कर दूँ। सो स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव, ऑल द बेस्ट। एंड या अगर आप भी अर्न करना चाहते हैं विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट तो ऐप का लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।